हेलो गाइस, मेरा नाम है शुगुन सांगवान। तो हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और हम लोग जो है बात कर रहे हैं मुगलों के पतन को लेकर। बात की हमने सबसे पहले, हम लोगों ने जो है उसके बाद देखा कि कैसे कैसे नए राज्यों का उदय हुआ। आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ समरी देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले क्या हुआ था कि मुगलों का पतन हुआ। मुगलों के पतन में आप लोगों ने देखा कि औरंगजेब के बाद जितने रूलर्स थे बिल्कुल अयोग्य थे, और औरंगजेब के बाद यहाँ पर जो बना बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम बना। उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद जो है फरुखसियर के बाद रफीउद्दौला, रफीउद्दौला आपका मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय। फिर हम लोग देख रहे थे शाह आलम द्वितीय ने कैसे पानीपत का तीसरा युद्ध जो है करवाया, जिसमें अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था। उसके बाद अकबर द्वितीय और अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर को तो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज रंगून भेज देंगे, और उसके दो बेटों को जो है और पोते को गोली मारेगा कौन, हडसन, दिल्ली में। हाँ जी, वो 1857 की क्रांति में हम घटना पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो है देख लिया था हम लोगों ने कि मुगलों का पतन हुआ तो नए नए राज्यों का उदय हुआ, और हम राज्यों में पढ़ चुके थे। हम लोग जाट साम्राज्य को पढ़ चुके थे, भरतपुर वाले को। हम लोगों ने जयसिंह प्रथम को देखा कि जयसिंह प्रथम को सवाई की उपाधि किसने दी, और हम लोगों ने देखा कि राजा अजीत सिंह की पुत्री से फरुखसियर ने विवाह किया था। तो अगर आप लोगों को वो थोड़ा भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर रिवीजन करना है, आप लोग वापस जाइए उन वीडियोस पर और उन्हें देखिए अच्छे से। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अवध के बारे में, सॉरी हैदराबाद के बारे में। अगला जो राज्य है हम लोग बात कर रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हैदराबाद आप लोग देख सकते हो, हैदराबाद के बारे में आप लोग देख सकते हो। हैदराबाद में हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद राज्य की नींव चिनकिलिच खां ने रखी, निजामुल मुल्क। तो ऐसे ही मैंने आपको, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो को फॉलो किया है तो वहां पर आप लोग देख रहे हो कि रंगीला के टाइम पे चिनकिलिच खां ने हैदराबाद को बसाया था। आपसे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि चिनकिलिच खां की उपाधि क्या थी, तो याद रखोगे निजामुल मुल्क आसफ जहां। वैसे लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख रहा हूं निजामुल मुल्क आसफ जहां। निजामुल मुल्क आसफ जहां यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, सीडीएस में ही पूछा गया था कि चिनकिलिच खां की उपाधि क्या थी, तो याद रखोगे निजामुल मुल्क आसफ जहां। इसकी स्थापना के समय दक्षिण में मुगल सूबेदार मुबारिज खां था। मुबारिज खां ने चिनकिलिच खां को सुकूरखेड़ा के युद्ध में हराया। कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग सीधा याद रख लीजिए कि हैदराबाद का फाउंडर कौन था, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां। ये रंगीला के टाइम हैदराबाद को इसने बसाया था। ये निजामुल मुल्क आसफ जहां जो है, जो चिनकिलिच खां है, इनका रोल काफी जगह आप लोग देखोगे। मराठाज जो हैं, जैसे हम लोग, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अभी, तो बाजीराव प्रथम इससे संधि करेगा मुंगी सिवा गांव, बाजीराव प्रथम इससे संधि करेगा दुरई सराय, इसके बेटे से करेगा मुंगी पैठन। तो आप लोग काफी चीजों को इसमें रिकॉल करोगे, मतलब इससे रिलेट करोगे, लेकिन यहां पर कोई रोल नहीं है। वैसे जो निजामुल मुल्क आसफ जहां, हैदराबाद का जो निजाम है, ये अब्दाली के साथ इसने रोल प्ले किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे जब हम लोग अवध को पढ़ रहे होंगे या फिर हम लोग जो है बंगाल को देख रहे होंगे। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं केवल हैदराबाद जो है, हैदराबाद को किसने बसाया था, चिनकिलिच खां ने। चलिए जी, अब हम अगला स्टेट पढ़ने वाले हैं। अगला कौन सा राज्य, एक बार बता दूं मैं तुम्हें, हैदराबाद जो है, इतना ध्यान रखोगे, जो हैदराबाद है, मैंने आपको बताया था वेलेजली के बारे में, वेलेजली, और वेलेजली की थी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस या हम कह सकते हैं सहायक संधि। और सहायक संधि में 1798 में सबसे पहले शामिल हुआ था हैदराबाद। हैदराबाद के बाद मैं आप पहले वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, हैदराबाद के बाद मैसूर शामिल हुआ, मैसूर के बाद तंजौर शामिल हुआ, तंजौर के बाद अवध शामिल हुआ, उसके बाद पेशवा, सिंधिया, भोसले, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, मछेड़ियां, ये सब शामिल हुए थे क्षेत्र। तो सहायक संधि आप लोग पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन सहायक संधि मैंने आपको बता भी रखा कि वेलेजली की थी। और सहायक संधि के द्वारा वेलेजली जो है या भारतीय राजाओं को अपनी तरफ करना चाहता था। कारण क्या था, नेपोलियन से सुरक्षा। नेपोलियन कहां का शासक हुआ है, फ्रांस का। नेपोलियन से सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन इसमें इंटरनल मामलों में राज्य के कोई इंटरफेयर नहीं होता था। केवल वहां पे जो है क्या होता था
कि अंग्रेजी सेना को उस राज्य के राजा के खर्चे पर वहां पर रखना होता था, जिससे जो है अगर कोई नेपोलियन अटैक करेगा तो ये राज्य जो है, जो भारतीय क्षेत्रीय राज्य हैं, वो अंग्रेजों का साथ देंगे। यही थी साइक संधि। बिकॉज वेलेस्ली जो है 1798 से 1805 तक रहा है, 1805 तक रहा है। तो पहली बार इसने 1798 में शामिल किया किसको? हैदराबाद को। दूसरा फिर से बोल रहा हूं, मैसूर, तंजौर, फिर अवध। बात क्लियर है इतना? तो सबसे पहले अलायंस को स्वीकार करा था हैदराबाद ने। तो इसी तरह से मॉडर्न को मैं आपको पहली वीडियो बता चुका था कि मॉडर्न किस तरह से चलेगा। मुगलों का पतन होगा और मुगलों के पतन होने के साथ साथ नए राज्यों का उदय होगा और कहीं ना कहीं अंग्रेज भारतीय राज्यों को मिला लेंगे। आप लोग देख रहे हो, 2-3 वीडियो में आप लोग देख लिया कि किस तरह से जो है मराठास को मिलाया, सॉरी किस तरह से जो है जाट राज्यों को मिला, जाट रूलर्स को मिलाया इन्होंने, किस तरह से राजपूतों को मिलाया। और आप लोग आगे भी देखोगे, चाहे इन्हें सहायक संधि करनी पड़े, चाहे हड़प नीति अपनानी पड़े, चाहे इन्हें आंग्ल मराठा युद्ध करने पड़े, चाहे आंग्ल सिख युद्ध होंगे, चाहे बंगाल में जो है बक्सर का युद्ध होगा, चाहे अवध में जो है बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी, तो जो भी है अंग्रेज किसी न किसी दिन मिलाते रहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला राज्य है अवध, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवध की बात कर रहे हैं हम लोग। अवध जो आज वर्तमान लखनऊ है, अवध को मोहम्मद शाह के समय, मतलब ये कौन है? रंगीला, मुगलों में रंगीला। और तुम लोग जानते हैं ये रंगीला वही है जिसके समय नादिर शाह ने अटैक किया था और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर यहां से चला गया था, और वही बाद में अब्दाली को मिल जाता है। अब्दाली अहमद शाह के टाइम पर अटैक करता है और अब्दाली जो है वहां से अहमद शाह को हटाकर दिल्ली में बैठा देता है आलमगीर द्वितीय को। आप लोग वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवध को मोहम्मद शाह के समय सादत खान बुरहान मुल्क ने बसाया था। इसे बफर राज्य के नाम से जाना जाता था। काफी इंपोर्टेंट है, इसे कैसे जाना जाता था? बफर राज्य के नाम से। ये आप लोग याद रखोगे। तो बफर राज्य के नाम से क्यों? क्योंकि उधर बंगाल था। अगर आप मैं भारत के मैप की बात करूं, अगर मैं भारत की बात करूं, यहां तो हमारा बंगाल था, मतलब अंग्रेज थे। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि अंग्रेजों ने जो है 1757 के प्लासी के वॉर के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में कुछ क्षेत्रों पर, कुछ चीजों पर उन्होंने कब्जा लेना शुरू कर दिया था। तो आप लोग याद रखोगे, इधर थे मराठे, और मराठों और बंगालों के बीच, मराठे और अंग्रेजों के बीच में था कौन? अवध। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए अवध को बफर स्टेट कहा जाता था। बुरहान मुल्क ने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई थी। आप लोग याद रखोगे। तो अवध को बसाया किसने? बुरहान मुल्क या सादत खान ने, बस इतना रखोगे। उसके बाद सफदरजंग बना, उसके बाद शुजाउद्दौला बना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग बना, उसके बाद कौन बना? शुजाउद्दौला। गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने शाह आलम द्वितीय अली गौर को जब गद्दे बैठने नहीं दिया। अगर मैं बात करूं तो शुजाउद्दौला के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं जब आपको मुगलों का पतन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जो जब अब्दाली आया, अब्दाली अहमद शाह के टाइम पर आया था, अब्दाली ने अहमद शाह को मारकर बना दिया किसको? याद रखोगे, आलमगीर द्वितीय को। आलमगीर द्वितीय के टाइम पे उसने 2 एजेंट अपने वहां पर छोड़े थे। एक तो रोहिलखंड का सरदार था नजीबुद्दौला, और एक था कौन? गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क। लेकिन उन लोगों ने आलमगीर द्वितीय को मारकर उसके बेटे अली गौहर या शाह आलम द्वितीय को बैठने नहीं दिया था। एक बता के काम बख्श का पौत्र जिसका नाम था शाहजहां तृतीय, उसको गद्दी पर बैठा दिया था। तो इसीलिए आलमगीर द्वितीय, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जब गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने शाह आलम को गद्दी पर बैठने नहीं दिया, अली गौहर, ये किसका बेटा था? आलमगीर द्वितीय का। तो शुजाउद्दौला ने उसको शरण दी थी, और शुजाउद्दौला पानीपत के युद्ध में अब्दाली का साथ देता है। अब्दाली का क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि शाह आलम द्वितीय अली गौहर जब उसे बैठने नहीं दिया गया गद्दी पे, तो ये मदद लेता मराठों के। मराठों कौन थे? बालाजी बाजीराव की तरफ से लड़ने आए थे। उनका भाई सदाशिव भावराव और रघुनाथ राव। लेकिन ये यहां पर शरण तो शुजाउद्दौला के पास ली थी, लेकिन बाद में ये अब्दाली का साथ देते हैं, शुजाउद्दौला। तो याद रखोगे, पानीपत के युद्ध में जो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था, उसमें शुजाउद्दौला किसका साथ देता है? अब्दाली का। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
शुजाउद्दौला ने 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पैरेलली बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल में ये चल रहा है, बंगाल में जो औरंगजेब था, औरंगजेब का बंगाल में आखिरी सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद में वहां पर बना बंगाल में, बंगाल की बात कर रहा हूं, सुजाउद्दीन, फिर सरफराज के बाद बनता अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां की ही 3 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटा था जो पटना का नवाब था, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पे मैं आपको ब्रीफ एक बता रहा हूं, ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। अलीवर्दी खां का ही मतलब एक मतलब देवता बोल सकते हो, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने ही जो है अंग्रेजों के साथ 20 जून 1756 को, आप लोग जानते भी होंगे, वहीं पर हुई थी क्या, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना होने के बाद में, क्योंकि ऐसा बताया गया कि उन्होंने जो है 10 फीट 20 फीट 18 फीट चौड़े कमरे में जो है 140 अंग्रेज बंद कर दिए। अंग्रेजों ने, होलवेल ने ये बात फैलाई। बाद में वहां पर क्या होता है कि जब वहां पर अंग्रेज बच्चे और स्त्रियां मर जाते हैं तो क्लाइव सेना लेकर आता है, और क्लाइव जो है, और तुम्हें पता भी होगा सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया था, अलीनगर, और क्लाइव सेना लेकर आता है और अलीनगर की संधि करता है। लेकिन बाद में कूटनीतिक तरीकों से उसके ही सेनापति मीर जाफर को अलग कर लेता है इससे, और करने के बाद में प्लासी का वॉर होता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, बनता नवाब कौन है, मीर जाफर ढंग से काम नहीं करता तो मीर कासिम को बना लिया जाता है, और मीर कासिम ढंग से काम नहीं करता फिर मीर जाफर को बना देते हैं। तो तब मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास आता है, और शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, क्योंकि अंग्रेज मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बना देते हैं, तो बंगाल का उस समय नाम कौन था, मीर जाफर। मीर कासिम कहां भाग गया, शाह आलम द्वितीय सम्राट के पास, दिल्ली के जो सम्राट है, और अवध के नवाब के पास। तब जाकर क्या होता है, बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से, हेक्टर मुनरो के बीच में और इन तीनों के बीच में बक्सर का वॉर होता है। लेकिन उस समय अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, जो बता रहा हूं, ठीक है जी। आप लोग जानते हैं शुजाउद्दौला जब इसमें ये तीनों हारते हैं, हारने के बाद में मीर कासिम तो मारा जाता है, इसके साथ होती है पहली संधि, इसके साथ दूसरी, शुजाउद्दौला से ही क्लाइव ने आकर करी थी दूसरी संधि, शाह आलम द्वितीय से तो होती है पहली इलाहाबाद की संधि, और शुजाउद्दौला से कौन सी होती है, दूसरी। काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस संधि में क्या हुआ था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। संधि में क्या हुआ था, संधि में आप लोग देख सकते हो, संधि शुजाउद्दौला से क्लाइव ने इलाहाबाद की दूसरी संधि करी, और कड़ा और इलाहाबाद को लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। मतलब कड़ा और इलाहाबाद, देखो आप पहले इलाहाबाद की पहली संधि पढ़ लीजिए, वो बात अलग है, अवध में नहीं है, दिल्ली के सम्राट के साथ हुई है शाह आलम द्वितीय से। फिर भी देख लीजिए, इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 1765 में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ, क्योंकि हारे तो ये भी थे ना, शाह आलम द्वितीय भी, पहली इनसे और शुजाउद्दौला से दूसरी। मीर कासिम तो मारा गया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी, कड़ा और इलाहाबाद दिया। दूसरा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी राइट किसको मिल गए, अंग्रेजों को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानी राइट किसको मिले, अंग्रेजों को। ये तो इलाहाबाद की पहली संधि है। दूसरी देख लीजिए, कंपनी ने 50 लाख रुपए लिए, चुनार का किला लिया, शुजाउद्दौला से गाजीपुर, वाराणसी लेकर राजा बलवंत सिंह को दे दिया, और अवध के व्यापार अधिकार किसको मिल गए, काफी इंपॉर्टेंट है, किसको, अंग्रेजों को। और कड़ा और इलाहाबाद लिया, कड़ा और इलाहाबाद, क्योंकि जो किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करने वाले हैं, रुकिए, मैं अभी आपको दोबारा मैं इन संधियों पर डिटेल में लेकर चलता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं, इलाहाबाद की पहली संधि तो शाह आलम द्वितीय से हुई, और दूसरी संधि शुजाउद्दौला से हुई। एक बार और आप लोग एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तो बताया आपको, मीर कासिम तो मारा गया, ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय अली गौहर, जिसको बैठाया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक है ना, और शुजाउद्दौला से दूसरी संधि। तो शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए लिए, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए, कड़ा और इलाहाबाद दिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी राइट किसको दिए, शाह आलम द्वितीय को। और एक बात बता दूं, इनसे ना उत्तरी सरकार भी ले लिया था, उत्तरी सरकार, उड़ीसा वाला रीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी संधि में कड़ा और इलाहाबाद जो है लिए किससे थे,
कड़ा और इलाहाबाद दूसरी संधि में किससे लिए थे? शुजा-उद-दौला से। उससे 50 लाख रुपए लिए, कड़ा इलाहाबाद लिया, बनारस का मतलब गाजीपुर और वाराणसी जो है लेकर राजा बलवंत सिंह को दे दिया। ऊपर से अवध में जो है अंग्रेजी सेना रहेगी, अवध में सारे व्यापारिक अधिकार किसको मिल गए? अंग्रेजों को। काफी इंपोर्टेंट है। चले जी, अब चलते हैं शुजा-उद-दौला से। एक तो कांड हो गया शुजा-उद-दौला के साथ में, आप लोगों ने देख लिया क्या? बक्सर का वॉर। और शुजा-उद-दौला जो है मदद कर रहा पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी? अब्दाली की। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। बनारस की संधि शुजा-उद-दौला से करता है कौन आकर? वारेन हेस्टिंग। बनारस की संधि शुजा-उद-दौला से कर रहा अगला वारेन हेस्टिंग। तो अभी तक अवध में शुजा-उद-दौला चल रहा है। संधि एक तो हो चुकी है इलाहाबाद की, दूसरी शुजा-उद-दौला के साथ। शाह आलम द्वितीय की बात नहीं कर रहा, अवध नहीं पढ़ रहे, सॉरी वो नहीं पढ़ रहे हम लोग, दिल्ली मुगलों में पढ़ चुके हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजा-उद-दौला से, और बनारस की संधि शुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई। इस संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले के नवाब को 50 लाख में बेच दिया। मतलब क्या हुआ था? अंग्रेजों का दिमाग देखना क्या काम करा था उन्होंने। अंग्रेजों ने जो कड़ा और इलाहाबाद दूसरी संधि में शुजा-उद-दौला से लिया था, वो लेकर तो दे दिया था शाह आलम द्वितीय को। बाद में उससे लेके बनारस की संधि में वारेन हेस्टिंग ने उल्टा अवध को बेच दिया कि ले तू ले ले 50 लाख रुपए में से को, और 50 लाख में से तू हमें बस 10 लाख दे दे, 40 लाख तू एक काम कर, तू हमारी तरफ से पैसा रख ले और तू बुंदेलखंड, उस पर क्या नाम, रोहिलखंड पर अटैक कर दे। क्योंकि रोहिलखंड जो था तुम्हें पता, अब्दाली के साथ रोहिल्ला एक सरदार था बहुत फेमस, जिसका नाम था नजीब-उद-दौला। यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा जा चुका, कौन रोहिल्ला सरदार अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब-उद-दौला। तो रोहिलखंड को अंग्रेज चाहते थे कि वो किसी ना किसी तरह से हमारे क्षेत्र में मिल जा, तो इसलिए उन्होंने अपना डायरेक्टली वहां पर अभियान नहीं करा, अवध को कह दिया अटैक कर, ठीक है ना। अवध को कह दिया उल्टा, उसी का क्षेत्र उसको बेचकर, ठीक है जी, 50 लाख रुपए में से कहने लगे 10 लाख हम रख लेते हैं, सही जी, 10 लाख हमें देते, बस तू 40 लाख रख ले, ठीक है ना। मतलब क्या देख लो, नवाब मतलब इस संधि में इलाहाबाद कड़ा नवाब को दोबारा 50 लाख में बेच दिए। नवाब ने रोहिल्लों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन दिया, और जिसके बदले नवाब को 40 लाख रुपए मिले। मैं बस आपको इनडायरेक्टली समझा रहा हूं, यहां पर उल्टा से मतलब भाषा में लिखा, तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं। बस अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, जो उससे लिया था वो उल्टा बेच दिया, कहने लगे बस 10 लाख रुपए दे दे, 40 तू रख ले, और अटैक कर दे कहां? अवध, रोहिलखंड पे, ठीक है। नवाब ने रोहिलखंड पर आक्रमण कर दिया और रोहिल्ला सरदार हाफिज अहमद खां को मार दिया, रोहिलखंड अवध में मिला लिया गया, ठीक है जी, यही इंपोर्टेंट है। उसके बाद बनेगा कौन? अवध का नवाब अगला आसफ-उद-दौला। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई। अब आसफ-उद-दौला के बारे में क्या इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। आसफ-उद-दौला के साथ वारेन हेस्टिंग करेगा फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि आसफ-उद-दौला वारेन हेस्टिंग के बीच हुई। वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की जिम्मेदारी ली, और आसफ-उद-दौला की माता, मतलब आसफ-उद-दौला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसफ-उद-दौला की माता के साथ मतलब माता की जो संपत्ति, मतलब जो उनकी वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बेगम थी, आसफ-उद-दौला की माता भी थी उनमें, है ना, काफी बड़ी बड़ी बेगम थी, उन बेगमों के पास बहुत सारी संपत्ति थी। वारेन हेस्टिंग ने फैजाबाद की संधि में यह तय करा, हम अवध को, हाँ जी, उनकी संपत्ति नहीं छीनेंगे किसी भी बेगम से, ठीक है ना। लेकिन बाद में आप लोग देख सकते हो फैजाबाद की संधि को नहीं मानते, वारेन हेस्टिंग ने जॉन मिडलटन को बेगमों से धन लूटने के लिए भेज दिया। इसी कारण वारेन हेस्टिंग पर क्या चलता है? महाभियोग। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाएगा कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। काफी इंपोर्टेंट है। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था। उसके बाद वजीर अली, बस इतना रखोगे, वजीर अली, और उसके बाद भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ एक बात बता दूं मैं तुम्हें, वजीर अली के बाद में सादत अली खां, इसी ने वेल्स अली की सहायक संधि को स्वीकार करा था। काफी इंपोर्टेंट है। और देख लो क्या लिखा हुआ है, इस संधि का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित करना था, फ्रांसीसी नेपोलियन के डर को कम करना था। आप लोग देख सकते हो पूरा, अब आपको दिख जाएगा। इसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। स्वीकार करने वाले कौन कौन है, जी आप लोग देख सकते हो। यहां पर आप लोग एक और जोड़ सकते हो, बूंदी एक और जोड़ सकते हो, ठीक है जी। तो काफी इंपोर्टेंट है। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, यदि आपसे कोई कहता है कि पहली बार सहायक संधि किसने अपनाई थी, तो फिर वेल्स अली मत कर देना, डुप्ले करना, क्योंकि डुप्ले ने कर्नाटक के वॉर में जो अंग्रेजों के साथ में हुए थे, अंग्रेजों फ्रांसीसी के बीच में, तो कर्नाटक के वॉर में जो है चंदा साहब का साथ दिया था, ठीक है ना, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का, हम लोग कर्नाटक वॉर में पढ़ेंगे, ठीक है जी।
तो ये था क्या, डुप्लेकी सहायक संधि, पहली बार हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद अवध का जो अगला नवाब बना, अवध का जो अगला नवाब बना उसका नाम था कौन, गाजीउद्दीन हैदर अली, और आखिरी थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है काफी इंपोर्टेंट है, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने हड़प नीति में मिला लिया। हड़प नीति का क्रम ये रहा, आपको याद रखना है कि हड़प नीति में कौन कौन आया, काफी इंपोर्टेंट है। सतारा पहले, जैतपुर, संबलपुर, बगाद, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अवध एकमात्र राज्य ऐसा, क्योंकि हड़प नीति क्या थी डलहौजी की, हड़प नीति क्या थी डलहौजी की, हड़प नीति में यह था कि जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो उसको अपने यहां पर मिला लेना, ठीक है। लेकिन अवध में तो उत्तराधिकारी थे वाजिद अली शाह, आखिरी नवाब थे, लेकिन मिला किस आधार पर, कुशासन के आधार पर। यह काफी इंपोर्टेंट है। सतारा पहला मिलाया, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, ठीक है ना, झांसी, नागपुर, अवध। आप लोग देख सकते हो इस तरह से अवध भी खत्म कर देता हड़प नीति के बाद में। तो आप लोगों को केवल अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग पिछली 3 वीडियोस को देखिए, ये तीसरी वीडियो है, पिछली 2 वीडियोस को देखिए, सॉरी। और कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये नोट्स जो हैं बड़े तरीके से बनाए गए हैं, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है, आप शेयर करते रहिए। और आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7500, याद रखोगे 1100।